देखिए, मैंने पिछले क्लास में जो समझाया था आपको कि अगर हम डाइल्यूट करते हैं, सॉल्वेंट मिलाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो उसके कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें, ये हम लोग पढ़ रहे थे और उस डाइल्यूशन का असर देख रहे थे। डाइल्यूशन के असर में मैंने ये बात समझाया था कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्वेंट मिलाते हैं तो निश्चित रूप से एक बात समझनी होगी कि उसका कंसंट्रेशन घटता है। तो उस टॉपिक के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन का क्या असर होता है, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे मेनली, जिसको हमने कहा था कि असल में ये है इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। लेकिन इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब हुआ इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर होता है, इस पर हम लोगों ने बड़ा स्टेप बाय स्टेप उस पर खूब डिस्कशन किया था। और डिस्कशन के बाद कंक्लूज़न ये निकला था कि हम एक ऑनसागर इक्वेशन लिखे थे। ऑनसागर इक्वेशन, जिस ऑनसागर इक्वेशन में कहे थे कि लेम्डा एम इज इक्वल टू होता है लेम्डा एम नॉट माइनस ए सी टू दी पावर 1/2। टॉपिक था इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, लेकिन वो टॉपिक आज नहीं होगा। आज का टॉपिक है कोलरास लॉ। कोलरास लॉ, इसको कोलरास लॉ पढ़ते हैं हम लोग। आज का टॉपिक ये है कोलरास लॉ, और हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पिछले क्लास की। तो मैंने आपको कल समझाया था कि एक इक्वेशन है ऑनसागर इक्वेशन। ऑनसागर इक्वेशन, और इस ऑनसागर इक्वेशन में कहा जाता है लेम्डा एम इज इक्वल टू लेम्डा एम नॉट माइनस ए सी टू दी पावर 1/2, जिसमें ये जो लेम्डा एम है इसके बारे में कहे थे कि दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पर ये लेम्डा एम उसकी मोलर कंडक्टिविटी है। लेम्डा एम नॉट, ये मैंने कहा था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग पढ़ते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये इसको पढ़ते हैं। दूसरी बात, इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है, और इस पर बड़ी चर्चा हुई थी। ए जो है वो एक कांस्टेंट है, चलिए इस कांस्टेंट के बारे में बहुत बात नहीं करेंगे, बता चुके हैं। सी जो है वो कंसंट्रेशन है। तो इसमें सवाल आता है कि ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इसका मतलब है कि x को और y को जब हम प्लॉट करेंगे एक्सिस पर रख के तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और चूंकि उसका जो स्लोप है वो निगेटिव है, इसलिए निगेटिव स्लोप वाला हमको एक कर्व मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा। तो निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ हमको मिलेगा जिसका स्लोप वैल्यू देगा a का, और उसका स्लोप नीचे है। तो इंटरसेप्ट की बात हो रही थी, इसको जरा समझना है। तो इसको समझने के लिए ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। फिर से बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे, कल के क्लास को दोहराना नहीं है, ये हम याद दिला देते हैं। चूंकि कोलरास लॉ का बेसिस, कोलरास लॉ की शुरुआत यहीं से हुई है, इसलिए हम इसको एक बार बता देते हैं, याद करा देते हैं आपको। इस पर हमको लेना है सी टू दी पावर 1/2 या रूट सी, और इस पर लेना है मोलर कंडक्टिविटी। तो एक ग्राफ मिलेगा
निश्चित रूप से ऐसे। अब इसमें बात है कि बुक्स वगैरह में दिया हुआ, और कल मैंने जो ग्राफ बनाया था उसको इसमें सटा दिया था, तो मेरे सटाने का क्या मतलब था ये हम आपको समझाना चाहते हैं। ये जो ग्राफ है इसको अगर सटा देंगे तो यहाँ पर जीरो है, जीरो का मतलब कंसंट्रेशन जीरो हो गया, तो कंसंट्रेशन तो जीरो नहीं ना होगा। अगर उसमें कुछ भी सॉल्यूट डाले हुए हैं तो कंसंट्रेशन तो जीरो होगा ही नहीं, तो जब जीरो नहीं होगा तो ये इसमें नहीं सटेगा। हम इसमें सटा दिए थे इसलिए कि हम ये बताना चाह रहे हैं आपको इसके माध्यम से कि जब हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यह वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, ये काटेगा उसको, और जब काटेगा तो अब इसलिए हम इसको डॉट से दिखा रहे हैं। देखिए डॉट से दिखाएं तो ये जो वैल्यू होगा यही वैल्यू होगा लेम्डा एम नॉट का वैल्यू, और इसका जो स्लोप होगा वह स्लोप देगा ए। और ये हमने कहा था कि केसीएल के लिए ये डाटा है, ये डाटा केसीएल के लिए एक्सपेरिमेंटली निकाला गया और प्लॉट किया गया, तो केसीएल के लिए ऐसा डाटा मिला। तो अगर कोई चाहता है कि हम केसीएल का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालें तो निश्चित रूप से इसको पीछे बढ़ाएगा, और जहाँ इंटरसेप्ट बनेगा वह इंटरसेप्ट इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हुआ। लेकिन बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद मैंने आपको कहा था कि अगर हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं लाइक एसिटिक एसिड अगर लेते हैं तो उसमें दो फैक्टर्स हैं जो इसको सपोर्ट करता है, तो वो ग्राफ ऐसे मैंने कहा था कि ये पैरेलल हो जाता है। ये है एसिटिक एसिड का ग्राफ। तो अब देखो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं भी तो क्या यह इंटरसेप्ट बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो हम कहेंगे कि ग्राफ ऑफ तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करते हैं, यही प्लॉट कंसंट्रेशन रूट सी वर्सेस लेम्डा एम, तो वो एकदम वाई एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ग्राफ फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट does not make any intercept at the y-axis। y-axis पर वह कोई इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब हुआ hence we cannot calculate lambda m naught for a weak electrolyte by extrapolating द ग्राफ को हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए एक लॉ दिया गया, कोलरास लॉ जिसको कहते हैं, और उस लॉ का बेसिस क्या है ये हम आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद उस लॉ पर बात करेंगे। लेकिन हम उस कोलरास लॉ का पहले आपको बेसिस समझाते हैं। टॉपिक भी मैंने लिखा हुआ है, आज का टॉपिक है ये कोलरास लॉ। तो हम एक जुमला यहाँ ये लिख देना चाहते हैं कि ये जो कोलरास लॉ है, कोलरास लॉ हेल्प्स टू कैलकुलेट lambda m naught for a weak electrolyte। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम लोगों को कोलरास लॉ का सहारा लेना होगा।
तो चलिए कोलरास के बारे में, हम कोलरास लॉ के बारे में कुछ बात आपको समझाना चाहते हैं। कोलरास जो है वो एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे बहुत काम किया है। उनके बहुत पेपर्स हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं, उसमें से एक कोलरास लॉ पढ़ना है। लेकिन ये आया कहाँ से, कैसे उनको इंस्पिरेशन मिला, इस पर थोड़ी सी बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि कोलरास को ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिला है, कैसे मिला है, वो कौन सी घटना थी। तो देखिए कोलरास जो है, कोलरास कैलकुलेटेड, ध्यान से समझिए इसको, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ different electrolytes, and found some regularity। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक रेगुलर ट्रेंड पाया। उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाला और उसमें उन्होंने एक रेगुलर ट्रेंड पाया। रेगुलर ट्रेंड क्या था वो समझिए। उन्होंने देखा कि लेम्डा एम नॉट ऑफ KCl, इसका वैल्यू है 149.9, लेम्डा एम नॉट ऑफ NaCl ये है 126.5। देखिए इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आएगा 23.4। फिर उन्होंने दूसरा एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और वो था लेम्डा एम नॉट ऑफ KNO3, इसका वैल्यू है 145.0 और लेम्डा एम नॉट ऑफ NaNO3, आप समझ रहे हैं कि ये जो लेम्डा एम नॉट मैं लिख रहा हूँ वो लेम्डा एम नॉट का मतलब हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 121.6। इसका भी अगर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस में आप देखेंगे कि 23.4 आया है। इस दोनों को देखकर एक बात आप कहिएगा या हम कहेंगे क्या कि दो इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस हमेशा सेम होता है अगर उसमें से कटाइन कॉमन हो। देखो ना, इसमें भी K कॉमन था, इसमें भी K कॉमन, Cl Na और Na कॉमन है। तो अगर कटाइन कॉमन है, नहीं इन दोनों में कटाइन ही कॉमन है ना, K और K, Na और Na, तो कटाइन कॉमन है तो उनके बीच में जो मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा। तो इसको कहा इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of two electrolytes having common ion is always same। ये जो है ये लॉ नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन है जिसको मैंने शब्दों में लिख दिया है। ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे कॉमन आयन है पोटेशियम और सोडियम, तो उन दोनों कॉमन आयन कंटेनिंग जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है।
यही बात कर रहे हैं और इसी को मैंने भाषा में लिख दिया है। और यही बात हम वहाँ भी लागू कर सकते हैं कि अगर कॉमन आयन अनायन है तब भी, यहाँ तो कटायन था, अनायन अगर कॉमन आयन है तब भी यही बात होगी। सेम केस इज ऑब्जर्व्ड, सेम केस इज ऑब्जर्व्ड इफ द कॉमन आयन इज अनायन, कॉमन आयन इज अनायन। यही ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अगर हम और आप होते तो क्या कंक्लूजन निकालते? हमको नहीं समझ में आता कि हमको इसमें कोई कंक्लूजन भी निकाल पाते, लेकिन कोलरास ने इसमें क्या कंक्लूजन निकाला देखिएगा, कितना लाजवाब इसका कंक्लूजन है, पहले देख लीजिए। कोलरास ने कहा कि ये जो डिफरेंस सेम आ रहा है ये तभी संभव है जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसमें प्रेजेंट आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर हो। देखिए कहता है इट इज पॉसिबल ओनली if the limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of limiting molar conductivity of all the ions present in it। यही उनका कंक्लूजन था। अब ये कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं? जैसे सपोज कीजिए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl लिखा हुआ है, तो उनके कहने का मतलब था कि ये जो रिजल्ट आया है ये तभी आएगा जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl जो होगा वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- हो। ठीक वैसे ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl जो होगा उसको होना चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, इसके बराबर होना चाहिए। अब जरा समझिए, हम इसको घटा देते हैं। नाउ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl बराबर क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस और ये माइनस हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। तो देखिए ये कट गया तो बच गया हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक, अगेन हमारे पास जो दूसरा डाटा है KNO3 का है, तो देखिए इसमें कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KNO3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KNO3 शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस limiting molar conductivity of NO3 minus and limiting molar conductivity of NaNO3 will be equal to the limiting molar conductivity of Na plus limiting molar conductivity of NO3 minus। अगर आप इसको घटाते हैं तो देख लीजिए, घटाते हैं तो माइनस 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 ये कट गया, तो बचा क्या?
This is the limiting molar conductivity of KNO3 minus limiting molar conductivity of NaNO3 is equal to limiting molar conductivity of K plus माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, यही होगा। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो अब जरा कंक्लूजन आपके सामने है, समझ लीजिए कि अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, तो हमको मिलता क्या है कि देखिए, तो इसका RHS बराबर है, दोनों का RHS बराबर है, इसका मतलब LHS भी बराबर होगा। और यही ना है कोलरास का ऑब्जर्वेशन। कोलरास का ऑब्जर्वेशन यही है कि हम ये कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि RHS ऑफ both the equations is same. So LHS will also be same. तो LHS जो बराबर होगा वो है लेमडा एम नॉट ऑफ KCl माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl, और वो बराबर होगा लेमडा एम नॉट ऑफ KNO3 माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ NaNO3। देखो, यही ऑब्जर्वेशन था ना। तो अब हम ये समझ गए हैं कोलरास लॉ क्या है। कोलरास लॉ का मतलब हुआ, कोलरास लॉ का स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रोलाइट। यही डेफिनेशन हुआ जो कि हम लिखे हैं। यही अब कोलरास लॉ के नाम से जाना जाएगा। हेंस कोलरास लॉ कैन नाउ बी स्टेटेड एज, कोलरास लॉ हम लोग कह सकते हैं कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिसको सिंबलाइज करते हैं लेमडा एम नॉट से, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of the limiting molar conductivities of ions प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट जो आयंस हैं उनके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। अब देखो, इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ कि जिस किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकल मेथड से या ऑनसागर इक्वेशन की मदद से नहीं निकाल सकते थे, अब हम उसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। हम आपको ये बात अभी इसके एप्लीकेशन में समझाएंगे। ये जो लॉ है वो बहुत बड़ा हथियार हुआ हमारे पास कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा आसानी से कर सकते हैं, थ्योरेटिकली कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा डाटा में क्या मतलब थोड़ा हेरा फेरी करना पड़ेगा, फेरबदल करना पड़ेगा, उसका पोजीशन बदलना पड़ेगा और बड़े आसानी से मिल जाएगा। जैसे ये कहता है कि सपोज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, है ना, तो अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा AB का, वो बराबर होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B माइनस के। यही कोलरास लॉ कहता है। अब ये कैसे हमारी मदद कर सकता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने में, तो आइए हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। इसका क्या एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, उसी में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेशन कर लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। तो आप समझ गए होंगे कि इस जैसे हम लोगों का एम क्या था पढ़ने का कोलरास लॉ, कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डाटा मालूम करना चाहते थे, और वो सबसे पहला एप्लीकेशन वही पढ़ेंगे। इसके एप्लीकेशन में हमारा एम था, कोलरास लॉ पढ़ने का हमारा एम ही यही था कि हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जानना चाहते थे, उसको मालूम करना चाहते थे। तो हमारा पहला एप्लीकेशन भी हम वही पढ़ेंगे। तो पहले एप्लीकेशन में मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने में हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, विथ एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, कहा था कि ऑनसागर इक्वेशन fails to give a pathway to calculate limiting molar conductivity of a weak electrolyte। ठीक है ना। According to कोलरास लॉ, अगर हम लेम्डा एम नॉट निकालना चाहते हैं इस एसिटिक एसिड का, आप समझ रहे हैं कि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत बार चर्चा इसकी की है कि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हम उसी का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं। किसका निकालना चाहते हैं? एसिटिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं। तो वह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+, यही तो होगा। अगर हमको कहीं से किसी भी डाटा से
एसीटेट आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता हो और H+ आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता हो तो दोनों को जोड़ देना है, और दोनों को जोड़ते ही हमको मालूम हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। बड़ा आसान है। अगर हम कहते हैं इफ एनी हाउ we are known to the limiting molar conductivity of this acetate ion and limiting molar conductivity of H+, then we can easily find the lambda m naught of this acetic acid। अब वो हमको कैसे मालूम होगा? तो देखिए, एक डाटा है हमारे पास, उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान दीजिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड and sodium chloride are 91.0, 425.9 and 126.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये दिया हुआ है। कहता है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसिटिक एसिड। देखिए ध्यान से इसको क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको अभी सॉल्व करते हैं। कोलरास लॉ का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमको गिवन डाटा लिख लेना चाहिए। गिवन डाटा, जो डाटा दिया हुआ है, डाटा लैम्डा m नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला ये है, आपको याद है कि सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है, और हर एक सॉल्ट, दुनिया के जितने भी सॉल्ट होते हैं वे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ। इसका दिया हुआ है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। दूसरा डाटा दिया है लैम्डा m नॉट ऑफ HCl। आप समझ गए होंगे यह भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 425.9। और तीसरा डाटा दिया है NaCl का, ये है 126.5 यूनिट, वही है, ये दिया हुआ है। और कैलकुलेट क्या करना है? टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस CH3COOH, जो कि बराबर होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस H+। यही तो निकालना है हमको। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये निकालना है हमको। तो अगर हमको ये दोनों भी पता चल गया तो ये पता चल गया। ये अभी हम आपको कोलरास लॉ का एप्लीकेशन समझा रहे हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम गिवन डाटा
ध्यान देना, ये जो डाटा दिया है तो ये डाटा हुआ लेमडा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ Na+। देखो तो सोडियम एसीटेट में 2 आयन, एक अनायन और ये कटायन, तो दोनों के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा और यही ना डाटा है 91.0। दूसरा है HCl का, तो इसका मतलब हुआ लेमडा एम नॉट ऑफ H प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ H प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, ये डाटा है 425.9। और तीसरा डाटा दिया लेमडा एम नॉट ऑफ Na प्लस और प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, ये डाटा हुआ 126.5। ठीक है, अब हमको निकालना है लेमडा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ H+, यही निकालना है। तो इस तीनों इक्वेशन में, इस तीनों को भी मान लो ना, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। तो 2, 3, 4 में हमको देखना है कि एसीटेट आयन इसमें है और H+ इसमें है, तो इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ देते हैं। तो उसमें एक्स्ट्रा बचेगा क्या, देखो Na+ और Cl-, उसमें से तीसरा घटा देंगे, मतलब ये चौथा घटा देंगे, तो घटा देंगे तो वो दोनों कट जाएगा। तो यही तो करना है हमको, एडिंग इक्वेशन 2 and 3 and then subtracting इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 उसमें से घटाएंगे, तो इस दोनों को जोड़ देना है। लेमडा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ Na प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ H प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, और तीसरे को, चौथे वाले को घटाना है तो लेमडा एम नॉट ऑफ Na माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ Cl माइनस बराबर, तो ये दोनों को जोड़ना होगा 91 प्लस 425.9 और माइनस 126.5। अब देखो ना, ये Cl माइनस से Cl माइनस कट गया, Na प्लस कट गया, तो बचा क्या, लेमडा एम नॉट ऑफ दिस एसीटेट आयन प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ H प्लस बराबर, जो भी डाटा आएगा 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स, जो भी आएगा, अब ये हो सकता है डाटा हम गलत भी लिख दिए हों, तो जो भी आएगा वही आंसर होगा। और इस तरह से हम लोग किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोलरास लॉ का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इस पर एक सवाल बनता है, तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये पहला एप्लीकेशन हुआ कोलरास लॉ का, कि कोलरास लॉ का यूज़ करके हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस पर सवाल भी रहता है, तो ये आप समझ लीजिए। दूसरा इसका एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बस यही करके छोड़ देना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको याद होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की चर्चा बहुत करते थे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है अमाउंट डिसोसिएटेड, जितना अमाउंट डिसोसिएट हो गया, बाई टोटल अमाउंट
टेकन, जितना अमाउंट लिया गया था, यही बात होती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यही मतलब हुआ। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस इट in the terms of molar conductivity। मोलर कंडक्टिविटी देखो कहता है कि ये जो अल्फा होगा वो हुआ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाई मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, जितना हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब अगर हम इसको लिखें तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट, यही होगा अल्फा का वैल्यू, यही होगा अल्फा। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब हुआ कि ये किसी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी है और ये उसका मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी जितना हो सकता है, यह वैल्यू है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इन दोनों का जो रेशियो हो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ। अब इसी की मदद से आपको याद होगा, सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड CH3COOH, जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये डिसोसिएट होता है, ये आयोनाइज हो जाता है CH3COO- प्लस H+। तो ये हम आपको समझाए थे कि इनिशियली अगर ये C है तो ये 0 है और ये 0 है, और एट इक्विलिब्रियम की बात कीजिए तो अगर ये टूटता है C अल्फ़ा, निश्चित रूप से C अल्फ़ा, यहीं से देखिए ना, टोटल अमाउंट C है तो C अल्फ़ा अगर कर दोगे तो अमाउंट डिसोसिएटेड, तो जितना अमाउंट टूटा C अल्फ़ा, तो ये कितना बचेगा, C माइनस C अल्फ़ा। अब इसी के लिए हम अगर चाहें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लें, हम चाहें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लें। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अगर लिखते हो तो वो होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसीटेट आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ये सब तो पता है हमको, C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा बाई C1 माइनस अल्फ़ा, C से C कैंसिल हो गया तो C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। और इसमें कहे थे कि इफ़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम हो, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन इज स्मॉलर देन 1, तो K जो होगा वो C अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। और आप समझ गए होंगे K = C, अल्फ़ा का मतलब लेमडा M बाई लेमडा M नॉट का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं और ये सब कोलरास लॉ का एप्लीकेशन हुआ। अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोगों को इस चैप्टर के नेक्स्ट अगले पड़ाव में चलना है और वो है कमर्शियल बैटरीज वगैरह के बारे में, और तब फिर रेस्टिंग पढ़ना है और चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद फिर टेस्ट।